हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था कि जो हमारा महाजनपद काल था जो 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और 325 पे समाप्त हुआ था। इसके बाद का टॉपिक हमारा शुरू होता है, वो होता है मौर्य काल। मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश। अब ये जो टॉपिक है हमारे इस जो स्वर्णिम भारत है इसका भाग सेकंड है। इस भाग सेकंड के अंदर कुछ प्रमुख वंशों के बारे में अपने पढ़ेंगे। इन प्रमुख वंशों के अंदर सबसे पहला आ जाएगा मौर्य काल। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस मौर्य काल की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की जाती है। मौर्य काल का संस्थापक किसे माना जाता है। मौर्य काल की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। मौर्य काल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अब ये जो मौर्य काल था इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मगध महाजनपद में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मगध महाजनपद के अंदर। अब ये जो मगध महाजनपद था इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने। हर्यक वंश के राजा थे, कौन थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। और मगध जो महाजनपद था ये 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था? वो था मगध महाजनपद। इसके अलावा ये देखेंगे कि जो मगध महाजनपद था जब मौर्य काल की स्थापना हुई, मौर्य वंश की जब स्थापना हुई थी तो उस समय मगध का राजा कौन था? उस समय मगध का राजा था नंद वंश का राजा था। नंद वंश का शासन था उस समय मगध पर। और मगध में उस समय नंद वंश का राजा था घनानंद। घनानंद के द्वारा नंद मगध साम्राज्य पर शासन किया जा रहा था। ये जो घनानंद था वो अत्यंत ही क्रूर व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था, जिसके कारण मगध की जो जनता थी वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। मगध की जनता एक नए राजा का चुनाव करना चाहती थी। इसलिए इस दृश्य को देखते हुए, इस समय को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इस मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो 322 ईसा पूर्व के अंदर की गई थी। देखो आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है 325 दिया हुआ है। वो ये 325 इसलिए दिया गया है क्योंकि 16 महाजनपदों का जो समय है वो 325 में समाप्त होता है। इसलिए मौर्य काल की स्थापना शुरुआत कब से कर दी? 325 से। लेकिन मौर्य काल की जो शुरुआत वास्तविक रूप से मानी जाती है वो मानी जाती है 322 से, जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इस स्थापना के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता थी वो इनके गुरु चाणक्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम आता है कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या आता है? कौटिल्य आता है। और कौटिल्य का ही दूसरा नाम आ जाता है विष्णुगुप्त। यानी कि एक ही व्यक्ति के 3 नाम। एक ही व्यक्ति के कितने नाम आ गए? 3 नाम आ गए। तो आपने ध्यान में रखना है कि चाणक्य जो था वो किसका गुरु था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य आ जाएगा और कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त आ जाएगा। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका संघर्ष प्रारंभ हुआ था 305 के अंदर। 305 ईसा पूर्व में इसका संघर्ष प्रारंभ हुआ था यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ। यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका संघर्ष प्रारंभ हुआ था, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद दोनों के बीच में एक संधि होती है। दोनों के बीच में क्या हो गई? एक संधि हो गई। एक बार दोबारा से फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ शॉर्ट के अंदर कि मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और उनके गुरु थे चाणक्य, जिनकी सहायता से मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की जो स्थापना थी वहां के शासक नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके की गई थी।
और इस युद्ध के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने पहली बार भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की शुरुआत की थी, कि भारत में पहली बार संपूर्ण मतलब कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया गया जिसका स्वामी, जिसका राजा सिर्फ कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और वो राज्य कौन सा था? अखिल भारतीय, जिसे हम वर्तमान में अखंड भारत कहते हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो संधि हुई थी, इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि की शर्तें क्या थी? पहली शर्त कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच पहली शर्त ये रखी गई थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और दूसरी शर्त क्या रखी? दूसरी शर्त ये रखी कि 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए गए। 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए गए थे सेल्यूकस निकेटर को। ये जो 500 हाथी थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिए गए थे सेल्यूकस को। तीसरी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट, इस शर्त के पश्चात जो भारत का साम्राज्य था, मगध का साम्राज्य, मौर्य वंश का जो साम्राज्य था, वो पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र तक फैल गया था। अब इसके अंदर 4 क्षेत्र आते हैं: काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात। ये वो 4 क्षेत्र थे जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। और इसी के साथ, इस संधि के साथ ही एक व्यक्ति भारत आया था, वो था मैगस्थनीज। वो व्यक्ति कौन था? वो मैगस्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में रहकर के अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? वो मैगस्थनीज की है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसकी इंडिका की जो रचना है वो रचनाकार वहां पे लिख देते हैं कौटिल्य। तो यहाँ पे कौटिल्य क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। कौटिल्य की खुद की एक रचना है, वो कौन सी रचना है? अर्थशास्त्र है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक का एग्जाम हो या फिर वार्षिक फाइनल एग्जाम हो। कौटिल्य की रचना कौन सी हो जाएगी? अर्थशास्त्र हो जाएगी। और इंडिका रचना किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी मैगस्थनीज की हो जाएगी। तो दोनों बुक्स आपने ध्यान में रखनी है कि मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी और अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अब इसके पश्चात, इस संधि के पश्चात मगध साम्राज्य में एक भीषण अकाल पड़ता है। और ये जो अकाल होता है वो लगभग 12 वर्षों का होता है। इस दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो क्या करता है? अपना जो शासन भार है वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देता है और स्वयं जैन धर्म के अनुयायी भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो क्या करता है? जैन धर्म के अनुयायी होते हैं भद्रबाहु से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं? जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और वो भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में स्थान है श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं, जहां पर वो संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ये जो संलेखना पद्धति है इसे कहते हैं उपवास विधि। जैसे घरों में महिलाओं के द्वारा उपवास रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, इसी विधि के दौरान, संलेखना उपवास विधि के दौरान बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर का त्याग कर दिया गया था। तो वो संलेखना पद्धति कहलाती है। और इसी के साथ ही 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना रहा था? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक।
समझ आ गया ये सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपना उत्तराधिकारी था वो अपने पुत्र, अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपना पुत्र बिंदुसार को घोषित कर दिया। उन्होंने अपना पुत्र किसे घोषित कर दिया? बिंदुसार को घोषित कर दिया। अब ये जो बिंदुसार था इसका शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? 298 के अंदर। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में हुई थी, तो इसके पुत्र का शासनकाल कब हो गया? 298 के अंदर। ये 298 ईसा पूर्व में इसका शासन प्रारंभ हुआ था और 272 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। अब देखेंगे बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार की अगर हम बात करें तो इसके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। जैसे इसे बिंदुसार को जैन ग्रंथों में, जैन यानी कि जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन नाम से पुकारा गया है। जैन ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है? सिंहसेन नाम से पुकारा गया है। और इसके अलावा इसे वायु पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? मद्रसार के नाम से। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार के नाम से पुकारा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार को वायु पुराण में किस नाम से पुकारा गया है, उसका अन्य नाम क्या था? तो आ जाएगा मद्रसार। अगर आपसे पूछ ले जैन ग्रंथ तो सिंहसेन आ जाएगा। इसके अलावा इसे एक उपाधि भी दी गई थी यूनानी लेखकों के द्वारा। यूनानी जो लेखक थे, जो इतिहासकार थे, इन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेटस की संज्ञा दी थी। अमित्रोचेटस की जो संज्ञा दी गई थी, ये है एक यूनानी शब्द। इसका हिंदी रूपांतरण अगर हम देखें तो वो आता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंदुसार को अमित्रोचेटस की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका आंसर आ जाएगा यूनानी लेखक। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ आपने क्या याद रखना है? यूनानी। ये जो यूनान के जो लेखक थे उनके द्वारा ही ये संज्ञा दी गई थी। अब आगे देखते हैं, एक ग्रंथ आता है दिव्यावदान। एक ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, वो क्या कहता है? कहता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और इसी शिक्षा केंद्र के अंदर ही बाहर देशों से, विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। अब इस तक्षशिला क्षेत्र के अंदर दो बार यहाँ पे विद्रोह हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? 2 बार विद्रोह हुआ, और दोनों बार ही इसे दबाने के लिए, इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्रों को भेजा था। और पहली बार इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सम्राट अशोक को भेजा था। सम्राट तो खैर बाद में बना, पहले अपने पुत्र अशोक को भेजा। और दूसरी बार भेजा था इसने सुशीम को। दूसरी बार इसने किसने भेजा था? सुशीम को भेजा था। ये इतना था। अब कुछ समय पश्चात ही 272 ईसा पूर्व के अंदर बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 272 ईसा पूर्व से पहले ही जो सम्राट अशोक होता है वो मगध की गद्दी पर बैठ जाता है अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध। क्योंकि जो बिंदुसार होता है वो अपनी इच्छा से सम्राट था वो सुशीम को बनाना चाहता था, लेकिन अशोक ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर के, अपने सदस्यों के साथ मिलकर के स्वयं को राजा घोषित करवा लिया था 273 ही ईसा पूर्व के अंदर। अब देखेंगे 272 के अंदर सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला शासन किसका प्रारंभ हो जाता है? सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक जो होता है वो 273 ईसा पूर्व के अंदर ही मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं। सम्राट अशोक की बात करें तो वो 273 में ही 273 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? 269 ईसा पूर्व के अंदर 269 ईसा पूर्व के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। ये जो बीच में 4 वर्षों का अंतर है,
ये जो बीच में 4 वर्षों का अंतर दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इसने उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। उत्तराधिकार के संघर्ष में इसने अपने 99 भाइयों की क्या कर दी? हत्या कर दी। ऐसा हमें ग्रंथों में, पुस्तकों में लिखा मिलता है। ये तो था। अब इसका राज्याभिषेक भी हो गया। अब इसका राज्याभिषेक के पश्चात वास्तविक रूप से इसका शासन प्रारंभ होता है 269 के अंदर। इसका जो शासन होता है वो होता है 232 तक। इसका शासन कब तक होता है? 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन होता है। अब देखते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने शासन काल को कैसे पूर्ण किया, कैसे वो उसको आगे लेकर के गए थे। सम्राट अशोक की बात करें तो इसने सबसे पहले अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर विजय की थी। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष इसने कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की थी। ये दोनों स्थान रैंकिंग है, उत्तरी भारत के स्थान है, और इन दोनों पर सम्राट अशोक के द्वारा विजय प्राप्त किए गए थे। आपने एक बात और याद रखनी है कि जो सम्राट अशोक होता है इसके उपनाम भी हैं। उपनाम का मतलब इसके अन्य नाम भी आते हैं। जैसे इसके अन्य नामों की बात करें, वो आता है, देखो इसमें आता है एक मास्की और गुजरा अभिलेख। मास्की और गुजरा अभिलेख, ये दो अभिलेख हैं जिसमें सम्राट अशोक का जो नाम है वो अशोक ही मिलता है। सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? इसका मूल नाम ही मिलता है। ये इसका मूल नाम है अशोक। इसके अलावा अगर पुराणों की बात करें, पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया? इसे अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। ये था सम्राट अशोक के बारे में। अब इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, जो सम्राट अशोक होता है कि सम्राट अशोक के द्वारा इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी गई थी, और वास्तविक रूप से ये बताया जाता है कि जो सम्राट अशोक था प्रारंभ में ये शिव का उपासक था। प्रारंभ में ये किसका उपासक था? ये शिव का उपासक था। लेकिन जब इसके शासन काल में, इसके 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व के अंदर जब कलिंग का युद्ध हुआ, जब कलिंग का युद्ध हुआ तो इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये जो कलिंग का युद्ध था ये हुआ था सम्राट अशोक और नंदराज के बीच में। किसके बीच में हुआ था? ये सम्राट अशोक और नंदराज के बीच में हुआ था। अब ये जो नंदराज है इसकी जो जानकारी है हमें वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस अभिलेख के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। इस युद्ध के अंदर, कलिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार होता है। इस दृश्य को देख करके जो सम्राट अशोक है वो युद्ध नीति का त्याग कर देता है। सम्राट अशोक क्या करता है? युद्ध नीति का त्याग कर देता है, और युद्ध नीति के स्थान पर वो धम्म नीति को अपना लेता है। युद्ध नीति के स्थान पर वो किसको अपना लेता है? धम्म नीति को। धम्म का मतलब होता है व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है वो धम्म नीति कहलाती है। कि जैसे व्यक्ति का उत्थान कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, हमारे व्यवहार से, हमारा आचरण किस प्रकार से है। हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारे आदर्श अच्छे होंगे तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा? उस व्यक्ति में नैतिक उत्थान, नैतिक भावना पूर्ण रूप से वो भरी हुई है। और एक बात और कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने शासन काल में कुछ जो मतलब कि गुफाओं का भी निर्माण करवाया गया था। और ये जो गुफाएं थी उसने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनाई थी। आजीवक संप्रदाय था एक, यानी कि जो
साधु संत था, जो सन्यासी था, जो पूर्ण रूप से अपना जो जीवन था वो जंगलों में पहाड़ियों में ही व्यतीत करता था आजीवन रूप से। तो इसके लिए सम्राट अशोक के द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ये जो 4 गुफाएं थी जिसके अंदर विश्व चौपड़ी आ जाएगी, कर्ण चौपार आ जाएगी, ये वो गुफाएं थी जिनका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया गया था। तो स्टूडेंट्स ये था सम्राट अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो हमारी अगली क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम मौर्य कालीन जो सम्राट था, सम्राट अशोक था, उसके द्वारा किस प्रकार की धम्म नीति अपनाई गई, उस धम्म नीति को लागू करने के लिए किन किन धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, कौन कौन से अभिलेख खुदवाए गए जिसके माध्यम से वो जनता को जागरूक कर सके, और उन अभिलेखों के माध्यम से ही जनता को उच्च आदर्श कैसे दिए जा सकते हैं, हम उन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को अच्छे से देखते रहें, और इससे पहले भी हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसे भी आप अच्छे से वॉच करें, समझिए। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो डाउट बता सकते हैं, हम डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।